नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी भी एक चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी किसको हम बोलते हैं, जब एक चार्ज जो है वो मूव करती है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जब चार्ज करती है पर सेकंड मूव करती है, कितना वो मूव करती है टाइम के हिसाब से, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। मैटर जो है एटम का बना होता है, तो इसमें एटम में कुछ चार्जेस होती है जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब ये मूव करती है और विथ रेस्पेक्ट टाइम हम देखते हैं कितना ये मूव करती है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये इतना नहीं लिखना है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक जो स्टैटिक चार्ज होती है, एक जगह जो चार्ज है इसके अराउंड जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो कोलम्बस लॉ जो बोलता है कि अगर दो चार्जेस इकट्ठे हो तो ये एक दूसरे के साथ जो है फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो अगर इसका चार्ज Q1 है और इसका चार्ज Q2 है, वो फोर्स होता है बराबर K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये ऐसे ही याद रखना है, ये कोलम्बस लॉ बोलता है। नेक्स्ट इज़ ये स्टैटिक, ये भी नहीं पढ़ना है। तो उसके बाद करंट हम पढ़ेंगे। करंट ये मैं यहाँ पे मेन टॉपिक यहाँ पे करंट है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको हम करंट बोलते हैं। करंट का जो यूनिट है दैट इज़ एम्पियर। नेक्स्ट कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। कंडक्टर की एग्जांपल ये है और इंसुलेटर की ये है। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस, कि करंट को एक चीज़ रोकती है, अपोज करती है। कि अगर कोई चार्ज जो है चलती है कहीं से, किसी वायर के थ्रू चार्ज जाती है, या करंट चलती है किसी वायर के थ्रू, किसी तार के थ्रू जो करंट चलती है, तो उसमें अगर अपोजिशन आ जाए या उस चीज़ को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ये ज़रूरी है जितना अपोजिशन ज़्यादा होगा उतनी करंट कम फ्लो हो जाएगी कंडक्टर के थ्रू। तो ये रेजिस्टेंस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ वायर, कि वायर जो है उसका मटेरियल कैसा है, वायर की थिकनेस क्या है। जितनी थिकर वायर होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। वायर की लेंथ कितनी है, जितनी लेंथ शॉर्टर होगी तो रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। तो टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगी। तो रेजिस्टेंस मीन्स अपोजिशन टू इलेक्ट्रिक करंट। हमने करंट पढ़ा है, तो अगर इसी करंट का अपोजिशन आ जाए कहीं पे कि करंट को चलने ना दे आगे, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का यूनिट जो है, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है और वेट का यूनिट केजी होता है, इसी तरीके से रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो है ओहम। ओहम जो है ये रेजिस्टेंस का यूनिट है। अब जो है नेक्स्ट इज कि करंट, जो नेक्स्ट टॉपिक है कि सॉलिड्स में करंट कैसे फ्लो होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स में कैसे होती है, गैसेस और वैक्यूम में करंट कैसे फ्लो होती है। अगर सॉलिड्स की बात करें तो मेटल्स, इलेक्ट्रॉन जो मेटल्स होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत लूजली बाउंड होते हैं जो मेटल्स होते हैं। जैसे मेटल होता है, आयरन होता है या एल्युमिनियम होता है, तो वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में वो लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जल्दी जो है, जब भी हम उसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो वहाँ से जल्दी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट हम बोलते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड जो है इलेक्ट्रोलाइट होता है, कि जो टूट जाता है अपने कंपोनेंट्स में। फॉर एग्जांपल जो सोडियम क्लोराइड है दैट इज़ NaCl, जब हम उसको पानी में डालते हैं Na पॉजिटिव बन जाता है और Cl नेगेटिव होता है, और ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट को चलाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू जो करंट जाती है तो उसकी वजह से भी करंट जो है पास हो सकती है। उसके बाद गैसेस जो है नॉर्मली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम हाई वोल्टेज करंट देंगे गैसेस भी इलेक्ट्रिसिटी को जो है पास कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वैक्यूम। वैक्यूम के पास कोई पार्टिकल नहीं होता है, इसका मतलब इसके थ्रू करंट पास हो ही नहीं सकती है। ये अलग टॉपिक है कि सॉलिड्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है अगर वो मेटल हो। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम क्लोराइड की मैंने बात की कि वो जब हम उसको पानी में डालते हैं वो अपने आयन्स में टूट जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और गैसेस में करंट पास वैसे नॉर्मली नहीं होती, लेकिन अगर हम हाई वोल्टेज देंगे तो करंट पास होती है। तो वैक्यूम में बिल्कुल भी करंट पास नहीं होती है। अब ह्यूमन बॉडी पे इलेक्ट्रिसिटी का क्या असर होता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी लग जाती है ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में भी इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, क्योंकि सोडियम भी हमारे पास होता है, क्लोराइड भी होता है, पोटेशियम भी होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में करंट जो है पास हो सकती है। तो वाटर भी होता है। तो इंट्रासेलुलर एज वेल एक्स्ट्रा सेलुलर जो होता है पार्ट, तो इससे
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है हमें। कि इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है? क्योंकि 1 मिली एम्पियर करंट अगर एसी का हो तो उससे हमें शॉक लग सकता है, और डीसी का अगर 5 मिली एम्पियर जो करंट हो तो उससे भी हमें शॉक लग सकता है। ये नहीं पढ़ना है इतना। शॉक, इस इलेक्ट्रिक शॉक से क्या हो जाएगा कि अगर हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो वहाँ पे बर्न हो जाते हैं पहले, कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है वहाँ पे बर्न इंजरी हो जाती है, इंटरनल इंजरीज हो जाती है, नर्व डैमेज होते हैं, मसल डैमेज होती है, मसल कंट्रैक्शन हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है स्टिमुलेट हो जाती है। मसल जो है वो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पे काम करती है, वो स्टिमुलेट जब होती है तो वहाँ पे मसल कंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे कि अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, पहले शॉक को प्रिवेंट करना है, जो सोर्स है उसको अनप्लग करना है जिसके थ्रू उसको करंट लगी है। उसके बाद जो है डॉक्टर को दिखाना है, उसके बाद इंटरनल इंजरीज़ को देखना है। तो उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी उसको जो सीपीआर देना है। अगर उसकी पल्स जो है इनविजिबल है, उसकी पल्स नहीं दिख रही है, तो उस टाइम हमने सीपीआर देना है। तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा है दैट इज़ कि पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे पढ़ा है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस के बारे पढ़ा है कि जो अपोजिशन होती है इलेक्ट्रिक करंट को दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। उसके बाद रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसका एसआई यूनिट ओम होता है। उसके बाद करंट सॉलिड्स के थ्रू कैसे पास होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स गैसेस या वैक्यूम के थ्रू कैसे पास हो सकती है। तो ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या असर पड़ जाता है और इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है, उसका मैनेजमेंट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज पेस मेकर्स। पेस मेकर्स हम जिसको एवी ब्लॉक होता है, जिसको हार्ट में ब्लॉकेज होती है, उसको हम आर्टिफिशियल पेस मेकर देते हैं। तो पेस मेकर्स के मैंने नोट्स बनाए थे, ये थोड़े डिफ़िकल्ट है इसलिए मैंने लास्ट पे बनाए इसके नोट्स, और मैं दिखाऊंगा आपको पेस मेकर्स। वेट, पेस मेकर, दिस इज़ पेस मेकर। पेस मेकर्स क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो यूज़ होते हैं कि अगर किसी को हार्ट में प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ हार्ट में प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम हम उसको पेस मेकर देते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वो एक तो पल्स जनरेटर होते हैं जहाँ से पल्स जनरेट होती है, और इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो हम रख सकते हैं हार्ट पे, उसको हम बोलते हैं पेस मेकर इलेक्ट्रोड्स। तो पेस मेकर में एक बैटरी होती है, उसके साथ साथ कंप्यूटर जनरेटर होता है, कुछ वायर्स लगे होते हैं और सेंसर्स लगे होते हैं। पेस मेकर में मॉनिटर और कंट्रोल हार्ट बीट दोनों होती है, एक तो मॉनिटर भी होती है, उसके साथ साथ हार्ट बीट कंट्रोल भी होती है। इसके टाइप्स कौन कौन से है? फर्स्ट इज सिंगल चैम्बर पेस मेकर, जो एक ही चैम्बर में लगता है हार्ट के। डुअल चैम्बर मीन्स दो आर्टरियम में और एक वेंट्रिकल, एक तो आर्टरियम में लगता है, दूसरा वेंट्रिकल में लगता है। रेट रेस्पॉन्सिव पेस मेकर जो है, कोई सेंसरी चेंजेस अगर हो हार्ट में तो ये डिटेक्ट करता है, ये तीसरा टाइप है। नेक्स्ट इज टेम्पोरेरी पेस मेकर, खाली कुछ टाइम के लिए रखते हैं, जिसका पावर सोर्स आउटसाइड होता है, कि इसका पावर सोर्स हम इनसाइड नहीं रखते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसवीनस इन्वेसिव पेस मेकर, इसका बस हेडिंग करना आप, बस ट्रांसथोरेसिक, इसी के साथ क्यूटेनियस के स्किन के ऊपर पेस मेकर रख सकते हैं हम। तो इसका खाली आप हेडिंग लिखना, क्योंकि टॉपिक बड़ा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ही, तो इसको इतनी ज़रूरत नहीं इतनी बड़ी लिखने के लिए। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए पेस मेकर में? तो पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, कॉस्ट बताना है उसको कितना लगेगा, तो कैसे पेस मेकर को रखना है, उसकी मेंटेनेंस कैसे रखनी है, एक रिटन कंसेंट लेना है। जो भी डेंचर्स होते हैं या ज्वेलरी होती है कॉन्टैक्ट लेंस से, उनको रिमूव करना है। वाइटल साइंस, टेम्परेचर, बीपी, पल्स एंड रेस्पिरेशन कुछ, तो इससे बड़ा हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन पेस मेकर एंड टाइप्स ऑफ पेस मेकर। नेक्स्ट इज डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन क्या होती है कि जब किसी को हार्ट अटैक, आपने देखा होगा अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसको हम डिफिब्रिलेशन करते हैं, कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक शॉक देता है हार्ट को, ताकि इरेगुलर हार्ट बीट या हार्ट रिदम नॉर्मल लाने के लिए हम डिफिब्रिलेटर का यूज़ करते हैं। इंडिकेशन मीन्स ये दो, अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो, उस टाइम हम डिफिब्रिलेशन करते हैं। कंट्राइंडिकेशन कि पेशेंट जो है उसको पल्स है, कॉन्शियस भी है, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं होती है, या मल्टी आर्टेरियल टैकीकार्डिया है किसी को, या डिसरिथमिया है, तो उसको हम नहीं दे सकते इसको। मैकेनिज़्म, ये इलेक्ट्रिकल शॉक देता है हार्ट को, और जिसकी वजह से हार्ट जो है नेचुरल पेस मेकर यूज़ होता है, ये डिफिब्रिलेटर कुछ टाइम के लिए, तो हार्ट को एक्टिवेट करता है।
इसके पावर सोर्स होता है, कैपेसिटर होता है और 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिफिब्रिलेशन को, कि हमने स्किन के साथ इलेक्ट्रोड्स कैसे सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग भी फैक्टर जो है इफेक्ट करता है। दूसरा, इलेक्ट्रोड साइज़ कितना है, बॉडी का साइज़ कितना है और इलेक्ट्रोड्स कहाँ पे लगे हैं, इस पे भी इफेक्ट करता है। तो सही से पेसमेकर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, सॉरी डिफिब्रिलेटर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो डिफिब्रिलेटर इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये स्पून शेप्ड होते हैं या पैडल शेप्ड होते हैं या पैड टाइप होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिब्रिलेटर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो इसमें पहला आता है मैनुअल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो इसको हम कार्डियक रिदम को डायग्नोज करने के लिए डिटरमाइन वोल्टेज या इलेक्ट्रिकल शॉक कितना देना है इसको, तो उस टाइम हम मैनुअल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ये मैनुअल एक्सटर्नल है। नेक्स्ट इज़ मैनुअल इंटरनल। इंटरनल मैनुअल मीन्स हम अंदर से रखते हैं, ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन को सर्जरी करके हम डिफिब्रिलेटर को अंदर ही रखते हैं, तो जो शॉक दे सकता है हार्ट को ताकि वो हार्ट काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये ये ऑटोमेटिक होता है कि खुद ब खुद जनरेट भी करता है और उसके साथ साथ भी खुद, मतलब मैनुअल, हमें किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि डिफिब्रिलेशन करने के लिए। इसको हम AED बोलते हैं कि मीन्स अगर पर्सन कोई अनट्रेनड भी हो या उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग हो तो वो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट इज़ इम्प्लांटेबल। एज अ नेम इंडिकेटर्स कि हम इम्प्लांट करके रखते हैं कहाँ पे, जो पेक्टोरल मसल होती है, चेस्ट की मसल होती है, इसके नीचे हम इम्प्लांट करके रखते हैं। नेक्स्ट इज़ वेयरेबल। जो वेस्ट होता है, जैसे वेस्ट हम यूज़ करते हैं तो ये वियर कर सकते हैं हम। कार्डियोवेस्ट ये डिफिब्रिलेटर हम ये वियर कर सकते हैं। तो इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है डिफिब्रिलेशन के लिए। अगर हम आपका क्वेश्चन आ गया डिफिब्रिलेटर का, एक तो ये इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इंडिकेशन, उसके बाद कंट्रा इंडिकेशन, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग लिख सकते हो, उसके बाद इसके टाइप्स मैनुअल, एक्सटर्नल, मैनुअल, इंटरनल और ऑटोमेटिक और इम्प्लांटेबल और वेयरेबल, ये लिख सकते हो। ये अच्छा बड़ा हो जाएगा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ECG, क्योंकि अक्सर यूज़ होता है हॉस्पिटल में, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी बोलते हैं। ECG हमें हार्ट रिदम रेट के बारे में बताता है कि हार्ट की फिजिकल ओरिएंटेशन कैसी है, तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हाइपरट्रॉफी, इश्चेमिया तो नहीं है। ECG के लेडर्स जो होते हैं जो हम बॉडी पे लगाते हैं, एक इनका नाम याद रखना है। 3 बाइपोलर लिम्ब लेडर्स होते हैं, 3 ऑगमेंटेड लिम्ब लेडर्स होते हैं और 6 चेस्ट लेडर्स होते हैं। तो अगर बेसिक टर्मिनोलॉजीज याद रहेंगी तो ठीक, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है। फर्स्ट इज़ बेसलाइन फ्लैट स्टेट आइसोइलेक्ट्रिक। अगर रही याद तो ठीक, अगर नहीं आई थिंक यू शुड स्किप दिस। तो अगर थोड़ा और भी ऐड कर सकते हो इसमें ECG के बारे में तो वो आप खुद से ऐड कर सकते हो। अगर ये भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी डालूंगी आई थिंक ये रटाल मार के, ये थोड़ा आप जो है इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद एक नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जो है ये हमें ब्रेन, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ब्रेन की होती है उसके बारे में हमें बताता है। तो इसमें हम जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसके, वो हम ब्रेन पे हेड पे लगाते हैं, तो ताकि हम ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखें। तो रिक्वायरमेंट्स इसकी ये जो है ये भी आपने ऐसे याद रखने हैं। EEG सिल्वर कप इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड जेली होते हैं जो इलेक्ट्रोड्स को चिपका के रखते हैं, रबर कैप होती है जो हम ऊपर लगा सकते हैं, एक क्वाइट डार्क कंफर्टेबल रूम होना चाहिए, मेयरिंग टेप होना चाहिए। प्रोसीजर कैसा करना है, इसमें लगभग 1 घंटा लगता है। पैडेड बेड या टेबल कंफर्टेबल चेयर देनी है। तो 16 to 20 इलेक्ट्रोड्स हम लगाते हैं स्कैल्प पे और इसकी हम जो है पोजीशंस भी चेंज करते रहते हैं। तो ग्लू लगाया जाता है ताकि टेम्पोरली जो इलेक्ट्रोड्स है वो रहे वहाँ पे। इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। सो ऐसे होता है EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। तो यहाँ पे ये देखो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं यहाँ पे, तो इनको ग्लू के साथ इसको अटैच किया जाता है टेम्पोरली। तो इससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन को हम देख सकते हैं। EEG को हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि एपिलेप्सी को डायग्नोज करने के लिए, अदर या ब्रेन इंजरीज हो, ब्रेन ट्रॉमा हो, ब्रेन ट्यूमर्स हो या हेमरेज हो ब्रेन में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। लेवल ऑफ ब्रेन फंक्शन को, इसमें वेव्स 3 तरह की होती है, 4 तरह की, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और थीटा वेव्स। जो अल्फ़ा वेव्स होती है वे नॉर्मल पर्सन में होती है,
तो ये ऑक्सीपिट रीजन में ज़्यादा अपीयर हो जाती है और ये 8 to 13 हर्ट्ज़ के होते हैं। जो बीटा हर्ट्ज़ होते हैं ये जो है पैरेटल और फ्रंटल जो लोब जो स्कालप का होता है वहाँ पे होती है। तो ये 13 to 30 हर्ट्ज़ के होते हैं, इतना ही लिखना है इसमें। और ये थीटा वेव जो है 4 to 8 हर्ट्ज़ ये टेम्पोरल रीजन में जो चिल्ड्रन के टेम्पोरल रीजन में होते हैं और ये 4 to 8 हर्ट्ज़ होते हैं। और जो डेल्टा वेव्स होते हैं ये 0.4 to 4 हर्ट्ज़ होते हैं, ये कॉर्टेक्स रीजन में होता है। इसके एडवांटेजेस ये है कि ये नॉन इन्वेसिव है, इसमें हमें कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ती है, कोई हमने प्रोब जो है कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं करना पड़ता है, पोर्टेबल होता है और हाई टेम्पोरल इसकी रेजोल्यूशन अच्छी होती है। नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है दैट इज़ इलेक्ट्रोमायोग्राफी। एज ए नेम इंडिकेट्स मायो मीन्स मसल, यानी कि मसल की एक्टिविटी को देखना। EMG इज अ स्टडी ऑफ मोटर यूनिट एक्टिविटी, यानी कि मसल की एक्टिविटी को देखने के लिए हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो यूज़ किसमें, ऑर्थोपेडिक में भी यूज़ होता है, सर्जरी में भी, या पोस्ट सर्जरी एक्सीडेंट्स रिहेबिलिटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, बायोमैकेनिक स्पोर्ट्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। बेनिफिट्स इसके यही है कि ये हमें मसल के बारे बताता है, मस्कुलर परफॉर्मेंस क्या है, और सर्जरी के बाद मसल कैसे काम कर रही है, तो मसल को कैसे ट्रेन करना है। फॉर एग्जांपल अगर मसल जो है वीक हुई है तो मसल की रिस्पॉन्स कैसी है, कि मसल कैसे काम करती है, तो इसके बारे में हमें बताता है। तो इसमें 3 फेज सिस्टम होता है, एक इनपुट फेज़ होता है, प्रोसेसर फेज़ और आउटपुट फेज़ होता है। इसको बस एनालिस्ट करना आपने। तो इसमें भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रोड्स सरफेस इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो ऊपर लगाए जाते हैं, और नीडल मीन जो थोड़े जो है हम इन्वेसिव करके हम जो है बॉडी में लगाते हैं। तो दिस इज़ इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो ये नेक्स्ट टेस्ट है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है कि जब हम मसल की एक्टिविटी को देखते हैं तो यूजेस इसके ये रहेंगे। उसके बाद बेनिफिट्स ये है। तो इसके 3 फेजेस है, एक इनपुट फेज़ होता है, नेक्स्ट प्रोसेसर फेज़ होता है, और लास्ट में आउटपुट फेज़ होता है। तो इसके इलेक्ट्रोड्स 2, एक तो सरफेस ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, दूसरा नीडल जो हम थोड़ा इन्वेसिव करके जैसे नीडल लगाते हैं तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स इसके रखते हैं डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर आ जाता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ये साइकेट्रिक का भी टॉपिक है, यहाँ भी दिया गया है। इसको डिस्कवर किया था कार्लेटी एंड बीनी ने, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इसको हम ECT भी बोलते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या है कि अगर कोई सीवियर डिप्रेशन है किसी को मैनिया है, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो उस टाइम हम ECT का यूज़ करते हैं। इसका मैकेनिज्म एक्शन ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर थ्योरी बोलते हैं इसका एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन की तरह काम करता है। एंटी कन्वल्सन थ्योरी ये बोलती है कि ये सीजर्स को डैम्प करता है, कि ये सीजर्स को आने नहीं देता है। न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी ये बोलती है कि इसमें केमिकल्स रिलीज़ हो जाते हैं इसकी वजह से, जब हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं किसी को ब्रेन में या हेड में तो इससे केमिकल्स रिलीज़ हो जाते हैं। ब्रेन डैमेज थ्योरी भी ये बोलती है कि शॉक की वजह से जो ब्रेन जो है जो मेमोरी लॉस हुई है वो वापस आ जाती है। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी ये बोलती है कि जो पुनिशमेंट की वजह से जो है ECT में जो सारे जो इसकी फंक्शनिंग जो है वापस आ जाती है। अब ECT के टाइप्स है, एक तो डायरेक्ट है, दूसरा मॉडिफाइड, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। तो इलेक्ट्रोड्स हमने कहाँ पे रखने हैं कि जो हमारा ईयर होता है और नोज़ होता है, ईयर और आई जो होती है, इसके बीच में मिडल पार्ट में हमने ये इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करना है। तो सीवियर डिप्रेशन अगर किसी को हो तो उस टाइम सुसाइडल आइडिएशन उस टाइम हम ये देते हैं, या मैनिया किसी को हो, मैनिया मीन्स कि वो एक्सेसिव हैप्पीनेस दिखा रहा है, वो भी एक कंडीशन साइकेट्रिक कंडीशन है, तो उस टाइम भी हम ECT का यूज़ कर सकते हैं। तो ECT हमने कोर्स कैसे देना है, 1 हफ्ते में हमने 3 टाइम देना है, तो उसके बाद 2 रिड्यूस करना है कि 1 हफ्ते में बस 2 बार देना है। ECT टीम में साइकेट्रिस्ट होता है, एनेस्थेटिस्ट होता है, ट्रेनर नर्स, नर्सिंग एड्स और ECT असिस्टेंट्स। अब मेडिकेशन ECT में एक तो एट्रोपिन 0.6 mg यूज़ होता है, इंजेक्शन स्कोलिन 25 to 40 mg यूज़ होता है, और सोडियम पेंडोथल 150 to 250 mg यूज़ होता है। अब जो ECG कैसे देते हैं, ये 10 to 15 मिनट्स के लिए होता है। तो इंट्रावेनस कैथेटर लगाते हैं हाथ में, ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया जाता है जैसे टेम्पोरल रीजन में, यहाँ पे देखो ये टेम्पोरल रीजन में इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए गए थे। एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को या मसल रिलैक्सेंट देते हैं।
ब्लड प्रेशर कफ लगाते हैं ताकि ब्लड प्रेशर को भी देखना कि पेशेंट जो है शॉक में ना चला जाए। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है सेंड किया जाता है थ्रू द इलेक्ट्रोड्स टू द ब्रेन, और इसमें 30 to 60 सेकंड्स हम एक सेशन देते हैं। तो मसल रिलैक्सेंट हम देते, कई बार एनेस्थीसिया या मसल रिलैक्सेंट भी हम देते ताकि इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि कई बार कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, मेमोरी में, इंटेलिजेंसी में मेमोरी लॉस हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, नौसिया वोमिटिंग हो सकता है। सो दिस वाज अबाउट द डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट में आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो यहाँ से करंट जा रही है, तो करंट की वजह से इसके इर्द गिर्द जो है इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इतना ही आपने बोलना है कि जब एक कंडक्टर के थ्रू करंट जाता है, वेरिंग करंट जाती है, तो इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो ये यहाँ पे ये याद रखना है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जब किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो वहाँ उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है कि अगर इसके थ्रू करंट पास हो रहा है तो इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होता है। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितनी, जितना दूर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और जितना पास होगा इसकी कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो इसकी एप्लीकेशन कैसी कहाँ होती है कि इलेक्ट्रिक मोटर्स या जनरेटर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं तो वहाँ पे यूज़ होते हैं। काफ़ी सारी मशीनें होती है जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, जहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है। इसकी सिंपल एग्जांपल है एमआरआई और सीटी स्कैन। एमआरआई में बहुत जो मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत टेस्ला में होता है, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो वो इसी प्रिंसिपल पे बेस है कि जब एक कंडक्टर के थ्रू करंट जाती है तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो एमआरआई और सीटी स्कैन जो है, एमआरआई मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स को यूज़ करके हमारे ऑर्गन्स, अंदर के ऑर्गन जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं या मसल या लिगामेंट्स की पिक्चर देता है। इसकी एडवांटेज ये होती है सॉफ्ट टिश्यू का कंट्रास्ट बनाती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज दिखाती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज दिखाती है। डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपेंसिव है क्योंकि एमआरआई करने में ही 3000, 4000, 5000 तक लग ही जाते हैं। उसके बाद है सीटी स्कैन, क्योंकि एमआरआई यूज़ करता है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन सीटी स्कैन में हम एक्सरेज यूज़ करके हम बोन्स को एसेस कर सकते हैं, ब्लड वेसल्स को एक्सेस। तो एडवांटेज इसका यही है कि ये एमआरआई से फास्टर है। तो डिफरेंस क्या है कि एमआरआई और सीटी स्कैन में एक्सरेज यूज़ होती है, लेकिन एमआरआई में जो है मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होता है। एमआरआई में ज़्यादा फोकस होता है, इमेजिंग फोकस में एमआरआई ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। कॉस्ट सीटी स्कैन कॉस्ट का कम होता है, लेकिन एमआरआई का ज़्यादा होता है। टाइम सीटी स्कैन को करने में टाइम कम लगता है, एमआरआई को ज़्यादा लगता है। और सूटेबिलिटी फॉर पेशेंट्स को सीटी स्कैन ईजी लगता है दैन एमआरआई। सो मैंने यहाँ पे इतना ही बोला है, बहुत ही ब्रीफ यहाँ पे याद रखना है। जो मेन चीज़ है एक तो ये कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेटिक, यहाँ पे ये डेफिनेशन रखनी है, द फिनोमेना वायर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड ए कंडक्टर। जब एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाती है, मीनस कि अगर इस इलेक्ट्रिक करंट जो है इस कंडक्टर के थ्रू पास हो रही है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। उसके बाद मैंने बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट बन जाता है यहाँ से। जितना ये कंडक्टर के पास होगा उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितना दूर होगा उतनी कम होगी। इसकी एप्लीकेशन क्या है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हेल्थ केयर में भी और बाकी फील्ड्स में भी जो इस कंसेप्ट पे बेस होती है। इसमें एमआरआई और सीटी स्कैन के बारे हमने बताया। सो दिस वाज ऑल अबाउट